20 जुलाई 2026 दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जनपथ रोड तक हवा में आंसू गैस का धुआं है। पुलिस की एक बस के शीशे टूटे पड़े हैं। सड़क पर पत्थर बिखरे हैं। एक तरफ हजारों नौजवान नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान, जिनमें से 118 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, बैरिकेड्स के पीछे खड़े हैं। और इन सब के बीच में एक अजीब सा सच छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉकरोच, हाँ वही तिलचट्टा जिसे हम रसोई से भगाने में लगे रहते हैं, वो अचानक भारत की सबसे बड़ी सियासी बहस का चेहरा कैसे बन गया? कुछ ही हफ्तों में यही कॉकरोच लाखों नौजवानों का प्रतीक बन गया और आज उसकी वजह से भारत सरकार को पार्लियामेंट के आसपास इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। लेकिन यहां एक अजीब सा सवाल उठता है, अगर यह प्रोटेस्ट वाकई एक पीसफुल जेन जेड मूवमेंट था तो जंतर मंतर के पास खड़े ट्रकों में पत्थर कहां से आए? अगर यह सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स का गुस्सा था तो भीड़ में वो नारे कौन लगा रहा था जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं? और अगर इस मूवमेंट का चेहरा अभिजीत डिपके सच में एक अकेला स्टूडेंट था तो बीजेपी के सांसद संसद में उसकी फंडिंग पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है और आज हम इसकी हर परत खोलेंगे। लेकिन असली सच जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस एक शब्द तक जिसने पूरे देश की नब्ज पकड़ ली। बात 6 मई 2026 की है। सुप्रीम कोर्ट में एक आम सुनवाई चल रही थी, बेरोजगार युवाओं से जुड़ा एक मामला। बहस के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। वे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट्स बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। और फिर एक शब्द निकलता है, कॉकरोचेस। एक और मौके पर पैरासाइट्स जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ। कोर्ट रूम में बैठे वकीलों ने इसे सामान्य टिप्पणी समझा, लेकिन उस शाम तक यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हो चुका था। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर साल लाखों ग्रेजुएट्स डिग्री लेकर बेरोजगारी की लाइन में लग जाते हैं, जहां नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, जहां एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी हर एग्जाम पर सवाल उठ रहे हैं, वहां यह एक शब्द किसी चिंगारी से कम नहीं था। और भारत के लाखों बेरोजगार युवाओं ने इसे अपने ऊपर एक व्यक्तिगत हमला मान लिया। उस चिंगारी को हवा दी बॉस्टन में बैठे एक 30 साल के लड़के ने, अभिजीत डिपके। एक ऐसा लड़का जो कुछ महीने पहले तक बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। लेकिन डिपके कोई साधारण स्टूडेंट नहीं था। वह पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रहा था और उसका पॉलिटिकल कैंपेन से पुराना नाता बताया जाता है। 16 मई की रात उसने एक सैटारिकल रील बनाई, खुद को कॉकरोच नंबर 1 कहा और मजाक मजाक में एक नाम रख दिया, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। टैगलाइन थी, ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पीपल, द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट। 3 दिन के अंदर 1 लाख फॉलोअर्स, 10 दिन के अंदर 23 मिलियन फॉलोअर्स। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 16 मई को यह सिर्फ एक जोक था, लेकिन जून के पहले हफ्ते तक इस पार्टी के करोड़ों फॉलोअर्स हो चुके थे। यह भारत के डिजिटल इतिहास का सबसे तेजी से फैलने वाला यूथ मूवमेंट बन गया। लेकिन एक जोक इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे बन सकती है? इसका जवाब है टाइमिंग। क्योंकि जो आगे हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। क्योंकि ठीक उन्हीं दिनों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैंडल एक बार फिर फट पड़ा। NEET यूजी पेपर लीक। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यह एग्जाम दिया था। यह उन बच्चों का सपना था जिन्होंने सालों तक कोचिंग में लाखों रुपए बहाए, जिनके माए बाप ने जमीन गिरवी रखी, नींद बेच दी और एक ही सपना पाला, डॉक्टर बनने का। लेकिन पेपर लीक हो गया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि लीक नासिक से शुरू हुआ, बिहार के हजारीबाग तक फैला और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक इसका नेटवर्क था। 13 प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि किसी भी सरकारी अधिकारी की सीधी संलिप्तता के सबूत नहीं मिले। लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल यह था, अगर सरकार का कोई अधिकारी शामिल नहीं है तो फिर क्वेश्चन पेपर स्ट्रांग रूम से बाहर कैसे निकला? और यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे स्कैंडल के बाद कम से कम 11 नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या कर ली। एक मां कैमरा के सामने रोते हुए कहती है, मेरा बेटा वापस आ जाओ, हम कोचिंग नहीं मांगेंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस तुम वापस आ जाओ। लेकिन बेटा वापस नहीं आया। हर एक कहानी में एक कॉमन लाइन थी, हमने 2 साल तक 14 घंटे रोज पढ़ा और किसी ने PDF खरीद कर हमसे आगे निकलने का रास्ता बना लिया। अब समझिए एक बात, जब देश का यूथ इस दर्द से गुजर रहा था, ठीक उसी वक्त CJI का वो एक शब्द कॉकरोचेस जैसे जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर गया और अभिजीत डिपके ने उस नमक को रेवोल्यूशन में बदल दिया।
ये वो दर्द था जिसने सीजेपी को जोक से मूवमेंट बना दिया। लेकिन जब कोई मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ती है तो उसके पीछे सिर्फ इमोशन नहीं होता, कुछ और भी होता है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद आपने नहीं सुना होगा। 6 जून को अभिजीत दिपके बॉस्टन से दिल्ली लौटा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफिशियली उसका स्वागत नहीं किया, लेकिन अगले 4 हफ्तों में उसने मुंबई, पुणे, लखनऊ, पटना, हैदराबाद और बेंगलुरु में रैलीज की। हर रैली में स्टेज, साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन्स, सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स का पूरा सेटअप था। एक स्टूडेंट जो खुद कहता है कि उसके पास कोई पार्टी फंड नहीं है, इतना खर्च कैसे उठा रहा है? यही सवाल पहले फेसबुक पर उठा, फिर एक्स पर ट्रेंड हुआ और अंत में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि सीजेपी की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। कुछ हलकों में जॉर्ज सोरोस से जुड़ी फाउंडेशंस और पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स के इन्वॉल्वमेंट की अटकलें भी उठीं। यहां तक कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी को बी टीम ऑफ टेररिज्म ग्रुप्स तक कह डाला। लेकिन यहां एक बात साफ करनी जरूरी है, इन आरोपों में से एक भी अब तक पब्लिकली वेरीफाइड नहीं हुआ है। न कोई ईडी चार्जशीट आई है, न कोई एफआईआर। यह सिर्फ आरोप है, सबूत नहीं। सीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा, उनके पास कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, वे क्राउड फंडेड हैं और उनका मकसद सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म है। लेकिन आरोप भी एक कहानी कहते हैं, और यह कहानी बताती है कि सीजेपी जितना बड़ा होता गया, उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े होते गए। फिर आया 20 जुलाई 2026, वो दिन जिसने सीजेपी की छवि हमेशा के लिए बदल दी। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू होने वाला था। सीजेपी ने ऐलान किया, चलो संसद मार्च। सुबह से दिल्ली के 3 बड़े मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए थे। सेक्शन 163 लागू था। पार्लियामेंट के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट धीमा कर दिया गया था। लगभग 20,000 प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए। लेकिन जब हजारों लोग जंतर मंतर से निकले तो कहानी पीसफुल नहीं रही। इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार जनपथ रोड पर बैरिकेड टूटे। कनॉट प्लेस के पास पत्थरबाजी शुरू हुई। 2 पुलिस बसेस पर हमला हुआ। एक दिल्ली पुलिस की जिप्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। जनपथ की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई। आंकड़े देखिए, 118 पुलिस पर्सनल घायल हुए। इनमें विमेन ऑफिसर्स, सीनियर रैंक्स, स्पेशल, जॉइंट और डेप्यूटी कमिश्नर्स तक शामिल थे। लगभग 60 प्रोटेस्टर्स भी घायल हुए। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कई एफआईआर्स दर्ज हुई। अब सवाल यह है, जो आंदोलन खुद को पीसफुल बताता था, वो अचानक वायलेंट कैसे हो गया? सीजेपी का पक्ष यह है कि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, टेयर गैस छोड़ा, प्रोटेस्ट साइट डिसमेंटल किया और प्रोटेस्टर्स अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन दिल्ली पुलिस की कहानी अलग है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बहुत देर तक शांति से खड़े रहकर प्रोटेस्टर्स को समझाया। एक वीडियो में एक शख्स पुलिस पर पेपर स्प्रे करता दिखा और पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो सच किसका है? यहीं पर सबसे डिस्टर्बिंग सवाल उठता है, पत्थर आए कहां से? क्योंकि जब हजारों की भीड़ पैदल पार्लियामेंट की तरफ मार्च करती है तो हर आदमी अपने साथ पत्थर लेकर नहीं चलता। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल सामने आती है। प्रोटेस्ट से एक रात पहले कुछ स्थानीय पत्रकारों ने वीडियो रिकॉर्ड किए जिनमें जंतर मंतर के आसपास खड़े ट्रकों में पत्थर भरे दिखाए गए। ये वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हुए। सीजेपी ने इन्हें प्लांटेड नैरेटिव कहकर खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन ट्रकों की जांच हो रही है। आज तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। तो सच क्या है? क्या ये पत्थर सरकार के खिलाफ भीड़ को भड़काने के लिए किसी ने प्लांट किए, या ये प्रोटेस्ट का एक हिडन वायलेंट विंग था जिसका इस्तेमाल पीसफुल मूवमेंट की इमेज तोड़ने के लिए हुआ? दोनों थ्योरीज के सपोर्टर्स हैं, दोनों के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रूफ किसी के पास नहीं। और यहां कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बीबीसी और अल जजीरा की ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुसार प्रोटेस्ट की भीड़ में कुछ ऐसे नारे भी सुनाई दिए जिनका नीट या धर्मेंद्र प्रधान से कोई सीधा संबंध नहीं था। कुछ वीडियोस में आजादी के नारे थे जिन पर तीखी बहस छिड़ी। बीजेपी के सपोर्टर्स ने इन वीडियोस को शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट से जोड़ा। सीजेपी समर्थकों ने कहा, आजादी शब्द तो अनएम्प्लॉयमेंट से आजादी, पेपर लीक से आजादी, करप्शन से आजादी के संदर्भ में था। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच भी था। बीबीसी की करेस्पॉन्डेंट आजाद मोशीरी ने खुद ग्राउंड पर जाकर देखा। नौजवान तिरंगे में लिपटे थे, खाना बांट रहे थे, प्लैकार्ड्स बना रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और शांति से बैठे थे। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई शायद बीच में कहीं है। पर सवाल यह है, क्या हर क्राउड को कंट्रोल करना संभव है? जब लाखों नौजवान एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी एजेंडा होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स।
सब अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह हर बड़े आंदोलन में हुआ है, चाहे अन्ना आंदोलन हो या सीएए प्रोटेस्ट्स या फार्मर्स प्रोटेस्ट। डिप्के ने खुद कहा, हमारा आंदोलन सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है, किसी भी एंटी इंडिया एजेंडा के लिए नहीं। लेकिन एक बार जब कोई मूवमेंट करोड़ों फॉलोअर्स तक पहुंच जाती है तो उसके भीतर कौन कौन आ जाता है, यह कंट्रोल्ड करना नामुमकिन हो जाता है। और शायद यही सीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बनी, क्योंकि जब पत्थर चले, जब बसें जलने लगीं, जब एंटी इंडिया जैसे नारे कैमरा में कैद हुए, तो पूरे नैरेटिव का रुख पलट गया। जो मूवमेंट स्टूडेंट्स के दर्द से शुरू हुई थी, वह अचानक फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी जैसी दिखने लगी। और यही वह मौका था जिसका सरकार को इंतजार था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा आरएमएल हॉस्पिटल में घायल प्रोटेस्टर्स से मिलने पहुंचे। यह एक बहुत ही सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था। एक तरफ सरकार ने खुद को स्टूडेंट्स के साथ दिखाया, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के खिलाफ एफआईआर्स दर्ज की। सोनम वांगचुक, जो सीजेपी का समर्थन करने पहुंचे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डिप्के ने घोषणा की कि जब तक वांगचुक रिहा नहीं होते, वह भूख हड़ताल पर रहेंगे। 48 घंटे बाद वांगचुक को छोड़ दिया गया। डिप्के ने हड़ताल तोड़ी, लेकिन इस सब के बीच सीजेपी ने कुछ ऐसा किया जिसने सैटायरिकल पार्टी को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो जारी किया। पहला, हर उस स्टूडेंट को 10,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन जिसका एग्जाम पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुआ। दूसरा, 72 घंटे के अंदर बैकअप री एग्जाम की व्यवस्था। तीसरा, पेपर बेस्ड इवैल्यूएशन। चौथा, ऑटोमेटिक एज लिमिट एक्सटेंशन। और पांचवां, सबसे बड़ा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को खत्म करके एक नई स्टैट्यूटरी नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाना। अब सोचिए, ये डिमांड्स एक सटायरिकल पार्टी से आ रही थी, लेकिन इनमें दम था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि माना कि कुछ डिमांड्स जेन्युइन हैं। 21 जुलाई की सुबह अल जजीरा के मुताबिक जंतर मंतर पर सिर्फ 200 प्रोटेस्टर्स बचे थे। रात में दिल्ली पुलिस ने स्टेज और टेंट्स हटा दिए थे। सुबह प्रोटेस्टर्स ने स्टेज वापस लगाया, तिरंगा फिर से लहराया, लेकिन भीड़ अब पहले जैसी नहीं थी। सीजेपी ने अनाउंसमेंट की कि आगे कोई भी मार्च नहीं होगा। एक सप्ताह पहले जो मूवमेंट मोदी सरकार को हिलाने का दावा कर रही थी, वह अब डिफेंसिव मोड में थी। लेकिन क्या सीजेपी सच में एक जेन्युइन यूथ मूवमेंट था या एक केयरफुली इंजीनियर्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? इस सवाल के जवाब में 2 हकीकतें हैं और दोनों एक साथ सच हैं। पहली हकीकत, नीट पेपर लीक असली है, बच्चों की मौतें असली हैं। कोटा के हॉस्टल्स में आज भी वो कमरे खाली पड़े हैं जिनमें कभी सपने रहा करते थे। सीबीआई की चार्जशीट में 13 अक्यूज्ड के नाम असली हैं, एनटीए की नाकामी असली है और लाखों स्टूडेंट्स का गुस्सा भी असली है। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है, जब कोई मूवमेंट 6 हफ्तों में करोड़ों फॉलोअर्स तक पहुंचती है, जब उसकी रैलीज में लाखों का खर्च आता है, जब उसके संस्थापक की फंडिंग पर संसद में सवाल उठते हैं, जब प्रोटेस्ट के आसपास पत्थर से भरे ट्रक मिलते हैं, जब एंटी इंडिया नारे उसी भीड़ से उठते हैं, तब यह मानना कि यह एक प्योर ऑर्गेनिक मूवमेंट है थोड़ी भोली सोच होगी। सीजेपी के अंदर 3 तरह के लोग थे। 1, वो जेन्युइन स्टूडेंट्स जो सच में जस्टिस चाहते थे। 2, वो अपॉर्चुनिस्ट्स जो हर प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल माइलेज ढूंढते हैं। और 3, वो एलिमेंट्स जिन्होंने इस भीड़ का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए किया। धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी ने उन्हें बचाया। सीबीआई की चार्जशीट में सरकारी अधिकारी का नाम नहीं आया और वो 11 परिवार जिनके बच्चे इस लीक के बाद वापस नहीं आए, उनके नाम आज भी किसी हेडलाइन में नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सीजेपी रियल है या सेटिंग, तो सच्चा जवाब यह है, इसका दर्द रियल था, इसका गुस्सा रियल था, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फंडिंग, इसकी टाइमिंग, इसकी कोऑर्डिनेशन, इन सब पर आज भी सवाल हैं जिनके जवाब न सरकार ने दिए हैं न सीजेपी ने। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब एक असली मुद्दा उठता है तो उसे या तो दबा दिया जाता है या फिर इतना पॉलिटिसाइज्ड कर दिया जाता है कि असली पीड़ित भूल जाते हैं। वो बच्चा जिसने नीट की तैयारी में 5 साल लगा दिए, वो अब भी बेरोजगार है। वो माँ जिसका बेटा पेपर लीक के बाद वापस नहीं आया, उसकी आंखें अब भी सूखी नहीं हैं। वो पिता जिसने जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरी थी, वो अब कर्ज के बोझ तले दबा है। कॉकरोच जनता पार्टी एक आंदोलन थी, एक मिरर भी थी और शायद एक वार्निंग भी। आंदोलन इसलिए कि इसने एक पूरी जनरेशन की आवाज बनी, मिरर इसलिए कि इसने दिखाया कि हमारा सिस्टम कितना टूटा हुआ है, और वार्निंग इसलिए कि अगर असली सुधार नहीं हुए तो अगली बार जो मूवमेंट उठेगी वह शायद जंतर मंतर पर नहीं रुकेगी। सवाल यह नहीं है कि सीजेपी जीती या हारी, सवाल यह है कि क्या हम एक देश के तौर पर
उस सच को देखने के लिए तैयार हैं जिसे इस पूरी कहानी ने हमारे सामने रख दिया? क्योंकि कॉकरोचेस तो एक मेटाफर थे, असली पैरासाइट्स तो वो सिस्टम हैं जो हर साल 24 लाख बच्चों के सपनों को पीडीएफ में बदलकर बेच देते हैं। और जब तक वो सिस्टम जिंदा है, कोई भी मूवमेंट, चाहे वह रियल हो या सेटिंग, कुछ नहीं बदल पाएगी।